Welcome back to the channel. Today we are going to study BHIM 161 Block 5th Post-Mauryan Period. Introduction. After the fall of the Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. 185 BCE में जब लास्ट मौर्यन किंगडम का एसोसिएशन मतलब खून हुआ, तब इतना बड़ा एम्पायर बिखर गया। पूरा इंडिया में कोई एक अकेली बड़ी पावर नहीं बची और पूरा देश छोटे छोटे आज़ाद राज्यों में टूट गया। दिस पीरियड इज कॉल्ड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इस दौर को हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ये हिस्ट्री में कुछ रीजंस की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वो रीजंस क्या है? राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। मौर्यास के जाने के बाद नए नए वंश, नए नए डायनेस्टीज़ का जन्म हुआ। जैसे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में शुंगा, कान्वा और सतवाहना डायनेस्टीज आई और नॉर्थ वेस्ट में फॉरेन रूलर्स आए। फॉरेन इन्वेजन। इंडिया की बॉर्डर खुली होने की वजह से बाहर से बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस और कुशान्स जैसे बाहरी लोग इंडिया आए और उन्होंने यहाँ अपने राज्य बना दिए। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड सिटीज़। इस समय पर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा। इंडिया के कनेक्शन रोमन एम्पायर और सिल्क रूट से मजबूत हुआ। नए नए शहर और व्यापारियों के सेंटर्स डेवलप हुए, जिससे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। इसी टाइम पर फेमस आर्ट स्कूल्स जैसे गांधारा आर्ट, जो ग्रीक स्टाइल से इन्फ्लुएंस था, और मथुरा आर्ट स्कूल शुरू हुए। स्कल्पचर, मूर्ति कला में बहुत तरक्की हुई। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। कुषाण किंग कनिष्का जैसे रूलर्स ने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया। इस दौर में बुद्धिज़्म को भगवानों में बांट गया। हिनायाना और महायाना सेक्ट के आने से बुद्धा की मूर्तियां बननी शुरू हुई और बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान तक फैल गया। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के पीछे मेन रीजंस क्या थे? वीक रूलर आफ्टर अशोका। किंग अशोका के बहुत पावरफुल और महान रूलर थे, लेकिन उनके बाद जो भी किंग्स आए जैसे संप्रति, बृहदत्ता, वो कमज़ोर और इनएफिशिएंट थे। वो इतने बड़े एम्पायर को ढंग से संभाल नहीं पाए। लार्ज एम्पायर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। मौर्यन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उस समय में एक कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के मॉडर्न साधन नहीं थे, इसलिए सेंट्रल कैपिटल पाटलिपुत्रा से दूर दूर के इलाकों पर कंट्रोल रखना नामुमकिन हो गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अशोका ने बुद्धिज़्म को फैलाने और स्तूपास बनाने और दान पुण्य करने में बहुत पैसा खर्च किया था। साथ ही इतनी बड़ी आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देने के लिए स्टेट का खजाना खाली होने लगा था, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जब सेंट्रल पावर कमज़ोर हुई तो राजमहल के अंदर ही पावर के लिए आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। लोकल गवर्नर्स ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। फॉरेन इन्वेजन्स। बॉर्डर पर सिक्योरिटी कमज़ोर होने की वजह से बाहरी हमले बढ़ गए। ठीक है। रिजल्ट, एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉल स्टेट्स। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से मौर्यन एम्पायर पूरी तरह टूट गया और उसकी जगह छोटे छोटे नए स्टेट्स ने ले ली। ठीक है। शुंगा डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर का ख़त्म होने के बाद मगध पर शुंगा डायनेस्टी का राज शुरू हो गया। फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा। इस डायनेस्टी की शुरुआत पुष्यमित्रा शुंगा ने की थी। वो मौर्यन एम्पायर की आखिरी किंग के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 185 BCE में बृहदत्ता को मारकर इस नए वंश की स्थापना की थी। कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा। शुंगा रूलर्स ने भी अपनी मेन कैपिटल पाटलिपुत्रा को ही बनाए रखा। बाद में उन्होंने विदिशा, मध्य प्रदेश को अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया। सपोर्टेड ब्रह्मंशियल ट्रेडिशन। मॉडर्न किंग्स ने बुद्धिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया था। शुंगा रूलर्स ने इसके बजाय हिंदू ट्रेडिशन को दोबारा मुख्य रूप से सपोर्ट करना शुरू किया। परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स। पुष्यमित्रा शुंगा ने पुराने वैदिक रीति रिवाजों को दोबारा शुरू करवाया। उन्होंने 2 बार हॉर्स सेक्रीफाइसेस मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिससे उनकी पावर और राज्य की विस्तार जाहिर होता है। प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम ग्रीक इन्वेजन। इस दौर में नॉर्थ वेस्ट से ग्रीक रूलर्स इंडिया पर हमला कर रहे थे। पुष्यमित्रा शुंगा पर उनके पोतों ने इन ग्रीक इन्वेडर को हराकर इंडिया के अंदर आने से रोका। प्रमोटेड हिंदू कल्चर। उन्होंने हिंदी, संस्कृत
संस्कृति, आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा दिया। इस समय संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ बढ़ा और इसी दौर में सांची स्तूपा के आसपास के स्टोन वर्क और बाहरुट स्तूपा का रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कान्वा डायनेस्टी। शशुंगा वंश के बाद मगध की गद्दी पर कान्वा डायनेस्टी आई जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। केम आफ्टर शुंगा वंश के आखिरी राजा देवभूति को उनके ही मिनिस्टर वासुदेवा कान्वा ने मार दिया। इसके बाद लगभग 73 BCE में कान्वा डायनेस्टी शुरू हुई। इस डायनेस्टी का राज बहुत ही छोटे समय अप्रॉक्स 45 ईयर्स तक रहा। इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 4 मेन किंग्स ने ही रूल किया था। वीक कंट्रोल, कान्वा रूलर्स बहुत कमज़ोर थे, उनका कंट्रोल पूरे देश पर नहीं था बल्कि सिर्फ पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर था। ठीक है, लिमिटेड एंडेड इक्वली। इस डायनेस्टी के अंत बहुत जल्दी हो गया, क्विकली। साउथ की एक पावरफुल डायनेस्टी एंड्रेस ने कन्वा वंश के आखिरी राजा सुसरमान को हराकर उनका राजपाट खत्म कर दिया। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, मगध अगेन बिकेम अनस्टेबल। कान्वास के जाने के बाद मगध की सेंट्रल पावर खत्म हो गई और वो इलाका फिर से अनस्टेबल हो गया। मगध को जो दबदबा मॉडर्न टाइम पर था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन इन्वेजन। इंडो ग्रीक्स ये सबसे पहले फॉरेन इन्वेडर थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब और सिंध पर कब्जा किया। इनका सबसे फेमस किंग मेनेंडर, जिसको मिलिंडा भी कहते थे, जिसके बाद में बुद्धिज़्म अपना लिया। उन्होंने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडो ग्रीक हो गया। इंट्रोड्यूस कॉइन एंड ग्रीक स्टाइल आर्ट। ठीक है, प्रोमोटेड कल्चर मिक्सिंग। इनके आने से ग्रीक और इंडियन कल्चर आपस में मिक्स होने लगा। इनका सबसे बड़ा राजा मेनेंडर था जिसने इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क नागेसेना से इन्फ्लुएंस होकर बुद्धिज़्म अपना लिया था। ठीक है, फिर आगे शाकास सेटल्ड इन वेस्टर्न इंडिया। शाका सेंट्रल एशिया से आए नोमैडिक ट्राइब्स थे। उन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराकर वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अपनी अलग अलग ब्रांचेस बनाई। इनका सबसे फेमस किंग रुद्रदमन फर्स्ट थे। अडॉप्टेड इंडियन कल्चर। शाकास ने पूरी तरह से इंडियन कल्चर, कस्टम्स और रिलीजन को अपना लिया था। किंग रुद्रदमन ने तो पूरे संस्कृत में सबसे पहले बड़ा इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया था। ठीक है, पार्थियंस रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। शाकास के बाद ईरान से पार्थियंस आए। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज किया। इनका सबसे मशहूर राजा गोंडोफारेस था। कंटिन्यूड ईरानियन ट्रेडिशन। इन्होंने ईरानियन और इंडियन ट्रेडिशन का एक मिक्स मेंटेन किया। इनके कॉइन और इंस्क्रिप्शन पर दोनों कल्चर्स के असर साफ दिखता है। ठीक है, इम्पैक्ट। इन सभी विदेशी हमलों और उनके यहाँ बसने से इंडिया पर बहुत बड़ा असर हुआ। कल्चरल फ्यूजन। इंडियन प्लस ग्रीक, दो अलग अलग कल्चर को मिलने से एक नया समाज बना। विदेशी रूलर्स ने इंडियन नेम्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन को अपनाया और इंडियंस ने उनकी लाइफस्टाइल और टेक्निक्स को सीखा। ग्रोथ ऑफ ट्रेड। इन रूलर्स के आने से इंडिया के कनेक्शन सेंट्रल एशिया, मेडिटेरियन रीजन और रोमन एम्पायर से सीधा जुड़ गया। इससे सिल्क रूट पर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इंडियन इकोनॉमी बहुत अमीर हो गई। न्यू आर्ट स्टाइल। ग्रीक आर्ट और इंडियन आर्ट के फ्यूजन ने एक नया आर्ट स्टाइल पैदा हुआ, जिसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। इस स्टाइल में ग्रीक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी। कुशाना एम्पायर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर आफ्टर मौर्यास। मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद कुशानास ने इंडिया में सबसे बड़ा और मजबूत एम्पायर बनाया। ये लोग सेंट्रल एशिया से यूजी ट्राइब से बिलोंग करते थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया पर कब्जा कर लिया। कुशान वंश के सबसे फेमस और पराक्रमी राजा कनिष्का थे। अराउंड 78 CE उन्होंने ही इंडिया में शाका एरा मतलब कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसने आज हमारी गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। अचीवमेंट्स। एक्सपेंडेड एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। कनिष्का ने अपने राज्य को बहुत बड़े इलाके में फैलाया। उनका एम्पायर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया में यूपी और बिहार तक फैला हुआ था। ठीक है, उनकी मेन कैपिटल पुरुषापुरा
आज के पेशावर पाकिस्तान, और सेकंड कैपिटल मथुरा थी। ठीक है। कंट्रोल्ड सिल्क रूट ट्रेड, कुशानास ने मशहूर सिल्क रूट जो चाइना को यूरोप और रोमन एम्पायर से जोड़ता था का एक बड़ा हिस्से पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। वहाँ से निकलने वाले व्यापारियों से वो टैक्स लेते थे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा कमाई होती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोटेड बुद्धिज़्म। अशोका की तरह कनिष्का ने भी बुद्धिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। उनके टाइम पर महायाना बुद्धिज़्म मुख्य रूप से फैला, जिसमें लॉर्ड बुद्धा को भगवान मानकर उनकी मूर्तियों की पूजा करना शुरू हो गई। हेल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। कनिष्का ने कश्मीर के कुंडलवाना में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संगति बुलवाई थी। इसके प्रेसिडेंट वासुमित्रा थे और अश्वघोषा थे इसके वाइस प्रेसिडेंट। इसी काउंसिल में बुद्धिज़्म को बड़े भागों हिनायाना और महायाना में डिवाइड किया गया था। डेवलप्ड गांधारा एंड मथुरा आर्ट। कनिष्का के राज में आर्ट और स्कल्पचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। दो अलग अलग आर्ट स्कूल डेवलप हुए, एक नॉर्थ वेस्ट में गांधारा आर्ट और दूसरा यूपी में मथुरा आर्ट। इंपॉर्टेंस, बूस्टेड इंटरनेशनल ट्रेड। सिल्क रूट पर कंट्रोल होने की वजह से रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बहुत बढ़ गया। इंडिया से सिल्क, स्पाइसेस और प्रीशियस स्टोन बाहर जाते थे, बदले में इतना सोना इंडिया आया कि कुशानास ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में पूरे गोल्ड कॉइन्स चला दिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड बुद्धिज़्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। कनिष्का ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को बाहर भेजा। सिल्क रूट के रास्ते इन बुद्धिज़्म इंडिया से निकलकर सेंट्रल एशिया और वहाँ से चाइना, कोरिया और जापान तक फैला। गांधारा एंड मथुरा आर्ट। इस दौर में मूर्ति कला, स्कल्पचर मेकिंग के दो सबसे बड़े सेंटर्स बने। गांधारा आर्ट। ग्रीक इन्फ्लुएंस। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास था, पर ग्रीक और रोमन आर्ट का बहुत गहरा असर था। इसमें लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियाँ ग्रीक गॉड अपोलो जैसी दिखाई जाती थी, जिससे उनके कर्ली हेयर, मस्कुलर बॉडी और रियलिस्टिक कपड़े। इसमें मुख्य रूप से ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स। इसमें इंसानी शरीर को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जाता था, जैसे मस्कुलर बॉडी, ये सब मैंने आपको बताया। बुद्धा शोन इन रॉब्स। लॉर्ड बुद्धा को रोमन स्टाइल के लंबे कपड़ों में दिखाया गया था, जो बिल्कुल रोमन गॉड्स की तरह ड्रेपरी और फोल्ड के साथ दिखते हैं। इसमें मुख्य रूप से ब्लूइश ग्रे स्टोन का यूज़ किया जाता था। मथुरा आर्ट इंडियन स्टाइल। ये पूरी तरह से स्वदेशी यानी पूरे इंडियन स्टाइल था। इस पर बाहरी किसी कल्चर का कोई असर नहीं था। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा रीजन में डेवलप हुआ था। स्पिरिचुअल एंड सिंबलिक। गांधारा आर्ट जहाँ फिजिकल ब्यूटी पर फोकस करता था, वहाँ मथुरा आर्ट चेहरे के एक्सप्रेशन, कामनेस और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करता था। बुद्धा के चेहरे पर एक मुस्कान और उनके पीठ के पीछे एक बड़ा ओरा दिखाया जाता था। इसमें सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं बल्कि हिंदुइज़्म और जैनिज़्म की मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। यूज़ ऑफ रेड स्टोन। इस स्कूल के सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये सारी मूर्तियाँ स्पॉटेड रेड स्टोन मतलब लाल बलुआ पत्थर कुछ होता होगा उससे बनी होती थी, जो मथुरा और उसके आपस के इलाकों में मिलता था। सतवाहना डायनेस्टी। नॉर्थ इंडिया में जब छोटे छोटे रूलर्स राज कर रहे थे, तब साउथ और सेंट्रल इंडिया में सातवाहन्स एक बड़ी पावर बनाकर उभरे। रूल्ड डेक्कन रीजन। सातवाहन जिन्होंने कान्वा डायनेस्टी को ख़त्म किया था, उन्होंने मुख्य रूप से डेक्कन रीजन, आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर राज किया। उनकी मेन कैपिटल प्रतिष्ठाना महाराष्ट्र थी। ठीक है। इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये इस डायनेस्टी के सबसे महान और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने शाकाज और दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स को हराकर अपने राज्य को दोबारा बहुत स्ट्रांग बनाया। उनकी माँ गौतमी बालासारी ने नासिक इंस्क्रिप्शन से उनकी बहादुरी के बारे में पता चलता है। ठीक है। अचीवमेंट्स, कंट्रोल ट्रेड रूट्स, प्रमोटेड एग्रीकल्चर, इशूड कॉइन्स, मेंटेन सोशल ऑर्डर, फॉर्ट शाका सक्सेसफुल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संगम एज। जब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में शुंगास, कुशानास और सतवाहन्स का राज था, उसी समय डीप साउथ में एक बहुत ही प्रॉस्पेरियस एरा चल रहा था, जिसे संगम एज कहते हैं।
संगम का मतलब होता है असेंबली, जहाँ तमिल पोइट्स और स्कॉलर्स आपस में मिलते थे। मेन किंगडम्स, इस दौर में साउथ इंडिया में 3 बड़े रूलिंग डायनेस्टीज थे जिन्हें मूवेंतार 3 चिफिटियंस भी कहा जाता था। चोलास, इनका राज्य तिरुचिरापल्ली और तंजौर, जो आज के तमिलनाडु के आसपास था, इनकी कैपिटल उदयपुर थी और उनका सबसे मशहूर राजा कारिकल्ला था, जिसने कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकट डैम बनवाया था। ठीक है। चेरास, इनका कंट्रोल आज के केरला और तमिलनाडु के कुछ वेस्टर्न हिस्सों पर था। इन्हें केरल पुत्रास भी कहा जाता था। इनके पास सबसे बड़ा राजा सेन गुट्टवन था, जिसने पतिनी अकल्ट यानी पतिव्रता पूजा शुरू की थी। ठीक है। पांड्यास, इनके राज्य मदुराई मतलब तमिलनाडु और उसके आसपास के सदर्न इलाके में था। पांड्यास ने ही सभी तीनों बड़े संगम असेंबलीज को पैट्रोनाइज किया था। ये लोग मोती के ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है। नेक्स्ट, संगम लिटरेचर। ओल्ड तमिल पोएम्स, इस दौर में लिखी गई सारी किताबें और कविताएं बहुत ही पुरानी और शुद्ध तमिल लैंग्वेज में हैं। इन्हें अलग अलग संगम असेंबलीज में हज़ारों पोइट्स ने मिलकर कंपाइल किया था। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स किंग्स, वॉर्स, सोसाइटी एंड लाइफ। ये लिटरेचर सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ये उस ज़माने का आईना है। इससे हमें पता चलता है कि राजा कौन थे, उनका लड़ाइयाँ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था और उनकी आम जिंदगी कैसी थी। सोसाइटी, फार्मर्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स, समाज अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से बटा हुआ था। खेती करने वाले विलाल्स, लड़ाई करने वाले बहादुर योद्धा मतलब वॉरियर्स, और दूर दूर तक व्यापार करने वाले ट्रेडर्स, जिसको वाणिगर्स भी समाज के मुख्य हिस्से थे ये सारे। ठीक है। वुमेन हैड रिस्पेक्टेड पोजीशन। संगम समाज में औरतों को बहुत इज्जत और सम्मान दिया जाता था। उन्हें अपनी पसंद से शादी करने और अच्छी एजुकेशन लेने की आज़ादी थी। ठीक है। नेचर वर्शिप कॉमन, लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़ों, पहाड़ों और हीरो स्टोन्स की पूजा बहुत ही कॉमन थी। ठीक है। इनके मुख्य भगवान मुरुगन थे, जिनके बाद ही मेन कार्तिकेय से जोड़ा गया। इकोनॉमी एंड ट्रेड। पोस्ट मॉडर्न और संगम पीरियड में इंडिया का ट्रेड अपने पीक पर था। ट्रेड इंक्रीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। इस दौर में सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों के साथ भी ट्रेड बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका था। स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक्स विद रोमन एम्पायर। साउथ इंडिया और कुषाण दोनों के रोमन एम्पायर के साथ बहुत ही मजबूत ट्रेडिंग रिलेशंस थे। इंडिया से पेपर मतलब काली मिर्च, जिसे रोमन ब्लैक गोल्ड कहते थे, सिल्क, स्पाइसेस और मसलिन कपड़ा रोम भेजा जाता था और बदले में रोम से ढेर सारा सोना इंडिया आता था। साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। पोर्ट डेवलपमेंट। समुद्र के रास्ते ट्रेड करने के लिए दोनों कोस्ट पर नए नए पोर्ट्स बने। वेस्ट कोस्ट पर बैरेगासा, भरूच और केरला फेमस थे और ईस्ट कोस्ट पर पुहार और आरिकमेडू मतलब पुडुचेरी के पास बहुत बड़े ट्रेड सेंटर थे। कॉइन्स वाइडली यूज। ट्रेड को आसान बनाने के लिए बार्टर सिस्टम के साथ साथ अब सिक्कों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड के कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेशन में थे। ठीक है। सिल्क रूट ट्रेड अंडर कुषाना रूलर्स ने सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट पर कंट्रोल करके इस इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट किया था, जिससे इंडिया में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी एंड रिलीजन। पोस्ट मॉडर्न दौर में भारत का समाज और धार्मिक ढांचा काफ़ी बदल रहा था। कास्ट सिस्टम कंटिन्यू, समाज में पुराना वर्ण और कास्ट सिस्टम पहले की तरह चलता रहा। इस दौर में नए नए ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और विदेशियों के आने से कई सब कास्ट से भी बनने लगी। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म कोएग्जिस्टेड। ये तीनों बड़े धर्म के लोग समाज में एक साथ बिना किसी बड़े झगड़े के रहते थे। फॉरेन रूलर्स एडॉप्टेड इंडियन कल्चर। जो भी बाहरी इन्वेडर्स आए जैसे इंडो ग्रीक, शाकाज, गुनाज, वो यहाँ की संस्कृति से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इंडियन कल्चर को ही अपना लिया। बुद्धिज़्म स्प्रेड वाइडली।
कुषाण किंग कनिष्क जैसे रूलर्स का सपोर्ट और सिल्क रूट के रास्ते ट्रेड बढ़ने से बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैला। सेंट्रल एशिया और चाइना तक इसका प्रचार हुआ और महायाना सेक्ट के आने से बुद्धा की मूर्ति पूजा काफ़ी पॉपुलर हो गई। रिलीजियस टॉलरेंस इंक्रीज्ड, धर्मों के बीच आपसी टॉलरेंस बढ़ी। रूलर्स किसी एक धर्म को ज़बरदस्ती थोपते नहीं थे। अगर कोई किंग हिंदू ट्रेडिशन को मानता था तो वह बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी ज़मीन और दान दिया करता था। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, कला और आर्किटेक्चर के मामले में ये दौर एकदम गोल्डन ट्रांजिशन जैसा था। बुद्धिस्ट स्टूपास डेवलप, इस दौर में पुराने स्टूपास का विस्तार हुआ और नए स्टूपास बने। स्टांची स्टूपा, बारहुत स्टूपा और अमरवती स्टूपा जो आंध्र प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत स्टोन का कार्विंग, गेट और रेलिंग बनाई गई है। रॉक कट केव्स एक्सपैंडेड, पहाड़ों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाएं इस समय बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनी। कॉइन्स विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, इंडो ग्रीक्स और कुशान्स ने जो कॉइन्स लाए उनकी डिज़ाइन बहुत शानदार थी। उन पर राजाओं के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, उनके टाइटल्स और गॉड्स गॉडनेसेस की इमेजेस बहुत साफ और सुंदर बनी हुई थी। गांधारा एंड मथुरा स्कल्पचर, मूर्तियाँ बनने के दो अलग स्टाइल पूरी तरह डेवलप हुए। गांधारा स्टाइल पर ग्रीक रोमन आर्ट का असर था जबकि मथुरा स्टाइल पर इंडियन एंड स्पिरिचुअल था। कल्चरल मिक्सिंग ऑफ इंडिया प्लस फॉरेन स्टाइल्स, बाहर के आए लोगों और इंडियन आर्टिस्ट के आपसी मेलजोल से एक नया कल्चर फ्यूजन हुआ। इस मिक्स स्टाइल के असर सिर्फ मूर्तियों पर नहीं बल्कि कपड़ों, ऑर्नामेंट्स, धर्म और ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी पर भी दिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बट कल्चरल ग्रोथ। हालांकि पॉलिटिकल देश टूट चुका था और एक अकेला बंदा राजा नहीं कर सकता था, फिर भी ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में ये दौर बहुत ज़्यादा रिच और ग्रोथ के से भरा हुआ था। इसलिए इसको डार्क एज नहीं बल्कि विदेशी और देशी कल्चर्स का फ्यूजन का एक महान दौर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये तो हमने कर दिया। राइज ऑफ पावरफुल रिलीजनल किंगडम्स, मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद बड़ा पॉलिटिकल छोटे मोटे हिस्सों में बट गया था, लेकिन इसके बावजूद आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के मामले में ये दौर बहुत बड़ा ट्रांजिशन एंड ग्रोथ के समय रहा। राइज ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स, एक बड़ी सेंट्रल पावर न होने की वजह से अलग अलग एरियाज में मजबूत होने रीजनल पावर्स का जन्म लिया, जैसे नॉर्थ में शुंगास और कुशानास, डेक्कन में सतवाहन्स और फार साउथ में चोलास, पांड्यास, ये सब। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड अर्बन लाइफ, रोमन एम्पायर और सिल्क रूट के साथ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस व्यापार की वजह से शहरी ज़िंदगी का विकास हुआ, नए टाउन्स सेंटर्स बने और अर्थव्यवस्था बहुत अमीर हो गई। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, मूर्ति कला की फील्ड में बहुत बड़ी तरक्की हुई। गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट जैसे दो नए स्कूल सेटअप हुए जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही खूबसूरत एंड यूनिक इमेजेस बनाई। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टू अदर कंट्रीज़, कुषाण किंग कनिष्क जैसे रूलर्स के सपोर्ट से महायाना बुद्धिज़्म पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गए। कल्चरल फ्यूजन ऑफ इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड ग्रीस, विदेशी इन्वेडर्स जैसे इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशानास के यहाँ बसने से इंडियन और फॉरेन ट्रेडिशन की मिक्सिंग हुआ। इसका असर कॉइन्स, लैंग्वेज, ड्रामा और लाइफस्टाइल पर साफ दिखा। क्विक रिविजन पॉइंट्स। स्टार्ट आफ्टर मौर्यास, लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्ता के एसेंसिएशन के बाद 185 BCE में पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। शुंगार फाउंडर कौन था? पश्यमित्रा शुंगा। ठीक है। और कुशाना रूलर कनिष्क थे। सतवाहना रूलर कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। साउथ इंडिया संगम एज, डीप साउथ में चोलास, चेरास और पांड्यास का राज था जहां तमिल असेंबलीज के जरिए बहुत रिच संगम लिटरेचर लिखा गया। ट्रेड, रोम प्लस सिल्क रूट, इस दौर में कमर्शियल हाईलाइट द रोम के साथ लग्जरी गुड्स का बिजनेस और सेंट्रल एशिया के साथ सिल्क रूट पर कुशानास का कंट्रोल था। आर्ट, गांधारा प्लस मथुरा, स्कल्पचर मेकिंग के दो मेन हब्स थे, गांधारा और मथुरा। रिलीजन, बुद्धिज़्म स्प्रेड वाइडली। इस फेज़ में महायाना बुद्धिज़्म काफ़ी पॉपुलर हुआ जिसमें आइडल वर्शिप शुरू हुई और ये इंटरनेशनल लेवल पर फैला। इकोनॉमी, कॉइन, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉइन्स का सर्कुलेशन
बहुत हाई था, इंटरनेशनल ट्रेड पीक पर था और एडवांस्ड इरिगेशन से एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा को बदलाव आया। ठीक है, फिर आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।